नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता सोलंकी है। आज हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड का है और पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट का। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में उपस्थित एक संरचना है और बहुत ही टाइटली पैक्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। वैसे तो इंटरफेस प्रावस्था में हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही ये विभाजन की समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं या संगठित होकर एक गुणसूत्र नामक संरचना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले स्टार्च बर्गर द्वारा इसको देखा गया एक धागेनुमा संरचना के रूप में और वाल्डेयर द्वारा इसका नाम दिया गया। चूँकि ये कुछ बेसिक डाई स्टैंड ग्रहण करता है, स्टेन्स को ग्रहण करने की वजह से इसका नाम क्रोमोसोम रखा है और ये रोड शेप होता है। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें मध्य में ये सेंट्रोमियर उपस्थित होता है और दोनों तरफ ये भुजाएं उपस्थित होती हैं। इनका जो अमाप होता है वो अलग अलग गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है और सेंट्रोमियर की स्थिति भी अलग अलग गुणसूत्र में अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसमें मल्टीपल लार्ज लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है और ये न्यूक्लियस की सेल में न्यूक्लियस में पाया जाता है। ईच क्रोमोसोम टिपिकली हैज़ वन सेंट्रोमियर। किसी किसी में सेंट्रोमियर का जो नंबर है वो ज़्यादा भी हो सकता है। पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमोनेमेटा सेंट्रोमियर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पेलिकल जो है वो सबसे आउटर मोस्ट भाग है किसी भी क्रोमोसोम का और इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। मैट्रिक्स ये एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिस क्रोमोसोम का और इसके अंदर क्रोमोनेमेटा उपस्थित होते हैं। ये भी एक नॉन जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। क्रोमोनेमेटा मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड संरचना है और ये बहुत ही अच्छी तरह टाइटली पैक्ड कॉइल संरचना होती है। इसकी जो थिकनेस होती है 800 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है और इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं या माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो 8 माइक्रोफाइबर्स उपस्थित होते हैं। माइटोटिक मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखने पर निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं: क्रोमेटिड, क्रोमोनीमा, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टीलोमियर्स और सैटेलाइट। क्रोमेटिड प्रत्येक जो मेटाफेज प्रावस्था का जो गुणसूत्र है वो 2 अर्ध क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, जिसके के अंदर क्रोमोनीमा नामक संरचनाएं उपस्थित होती है। ये एक दूसरे से हाईली पैक्ड या एक दूसरे से लिपटी हुई संरचना रहती है। क्रोमोमियर्स प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर बीड्स या मोती समान संरचना होती है जो कि जीन्स कहलाते हैं और आनुवंशिक पदार्थों के वाहक भी कहलाते हैं। सेंट्रोमियर प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर का होना आवश्यक होता है। सेंट्रोमियर से जो दोनों भुजाएं होती हैं वो जुड़ी रहती हैं। कई कई गुणसूत्र जो होते हैं उनमें की सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। टीलोमियर्स और सैटेलाइट भी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं किसी भी गुणसूत्र में। सबसे पहले हम सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ते हैं। जो सेंट्रोमियर होता है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जैसे ही अंतरावस्था में ये डिज़ोल्व नहीं होता और कंस्ट्रक्टेड बहुत ही सघन भाग होता है ये गुणसूत्र का। ये एक ऐसा स्थान है जिसे कि दोनों भुजाएं आकर इस पर जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। जो इसकी भुजाएं होती हैं, छोटी भुजा को पी भुजा और बड़ी भुजा को क्यू भुजा भी कहा जाता है। इसकी जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की, इसी के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम होता है उन्हें पहचाना जा सकता है या उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है सेंट्रोमियर की पोजीशन। जब इसे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो जो काइनेटोकोर होता है वो 3 प्रोटीन की जो थिक लैमेलर लाइनें होते हैं उनसे मिलकर बना होता है और विभाजन की प्रावस्था में सेंट्रोमियर के द्वारा ही तंतु आकर उससे जुड़ते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर एक गुणसूत्र में ना पाकर किसी स्पेसिफिक गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं और ये भी आइडेंटिफिकेशन का मार्क होता है। ये सेंट्रोमियर की तरह ही अतिरिक्त धसी हुई संरचना होती है
और बेसिकली ये न्यूक्लियोलस से संबंधित होती है और उसी से अटैच होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं, या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से टीलोमियर के पहले वाले स्थान को सैटेलाइट कहते हैं। इस वजह से इसको सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। टीलोमियर किसी भी गुणसूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से गुणसूत्र स्टिकी या चिपचिपे नहीं होते। जिस गुणसूत्र में टीलोमियर हिस्सा अगर हट जाता है तो उसको वो किसी दूसरे गुणसूत्र से जाकर जुड़ने की संभावना रहती है। अब हम क्रोमोसोम के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। प्रत्येक जीव में स्काइक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो काइक गुणसूत्र हैं और एक जोड़ी जो है वो लिंग गुणसूत्र हैं। अब जो सेंट्रोमियर्स के नंबर के अकॉर्डिंग भी उनको डिवाइड किया गया है। अगर किसी में एक सेंट्रोमियर है तो उसको मोनोसेंट्रिक कहेंगे, 2 है तो उसको डाइसेंट्रिक, 2 से ज़्यादा है तो पॉलीसेंट्रिक, और किसी में सेंट्रोमियर नहीं भी है तो उसको ए सेंट्रिक कहेंगे। लेकिन ऐसे क्रोमोसोम का अस्तित्व ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। सेंट्रोमियर की लोकेशन के अकॉर्डिंग भी इनको डिवाइड किया गया है। ये टीलोसेंट्रिक, एक्वोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक आई शेप बनाता है, एक्वोसेंट्रिक जे शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप और मेटासेंट्रिक वी शेप बनाता है। फंक्शन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, सेंट्रोमियर की स्थिति आदि सब किसी भी स्पीसीज के लिए फाइलोजेनिक एंड टेक्सोनॉमिक रिलेशन या डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या निभाता भी है। जेनेटिक कोड स्टोरेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए उपस्थित होता है जो कि जीन बनाते हैं या किसी लक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये एक जेनेटिक कोड के स्टोरेज के लिए है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गुणसूत्र का साइज, शेप, उनका स्ट्रक्चर सब डिफरेंट होता है। जो काइक गुणसूत्र है वो सेक्स क्रोमोसोम से डिफरेंट है। जैसे कि फीमेल में XX क्रोमोसोम और मेल में XY क्रोमोसोम, इनका जो शेप है ये भी अलग है, साइज डिफरेंट है। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीज़न। क्रोमोसोम सेल डिवीज़न में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यहाँ से तंतु आकर जुड़ते हैं और एनाफेज प्रावस्था में सेंट्रोमियर वाले स्थान से ये जुड़कर विपरीत ध्रुव की ओर गमन करते हैं और गुणसूत्रों को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। क्रोमोसोम जो स्वयं प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं, ये स्वयं भी प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि जो डीएनए में ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसके के द्वारा और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस की जाती है। थैंक यू।